उपचुनाव के बीच धामी ने संभाली कमान। रुद्रप्रयाग की जनता ने धामी का किया भव्य स्वागत। धामी की दहाड़, जल्द ही भू कानून लेकर के आएगी सरकार। धामी बोले, अपनी हार को देख करके तमाम झूठी अफवाहें उड़ा रही कांग्रेस। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर के जल्द ही वोटिंग होनी है और इस बीच आपको बता दें कि इसकी जो कमान है वो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभाले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चंद्रनगर रुद्रप्रयाग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस उपचुनाव में देवतुल्य जनता बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वरूपी मुहर लगाते हुए पुनः कमल खिलाने जा रही है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पर धामी जो है जमकर बरसते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस क्षेत्र और प्रदेश की भावना को आहत किया है। उनकी राजनीति विभाजनकारी रही और उनकी सोच सनातन संस्कृति के विरोध में रही। जब जब उत्तराखंड पर संकट आया तब कांग्रेस ने केवल राजनीति की और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर के बात कही है और यह भरोसा जताया कि बीजेपी की जीत होगी, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। श्री केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आशा नौटियाल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनका एक लंबा अनुभव भी है। 3 दशक से ज्यादा समय से वो इस क्षेत्र की सेवा करती रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध श्रद्धा और विश्वास का केंद्र हमारे बाबा केदार का धाम है। उस केदार धाम को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। 2000 करोड़ से अधिक की योजनाएं वहां पर चल रही हैं और पूरे केदारनाथ विधानसभा का विकास भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 750 करोड़ की योजनाएं तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ स्वीकृत हुई हैं। यहाँ पर उनके शासनादेश निकले हैं। तो ये विकास का जो क्रम है, ये हमारी यहाँ की जनता उसको रुकने नहीं देगी। उस क्रम को बढ़ाएगी, उसकी गति को बढ़ाएगी और ऐतिहासिक विजय दिलाएगी। कांग्रेस के समय में केदारनाथ जाने वालों की जो संख्या थी वो लगातार घट रही थी, साल दर साल घट रही थी और अब साल दर साल बढ़ रही है। पहले आपको याद होगा 2014 की आपदा के बाद 40,000 यात्री आते थे, पूरे साल में 2-3 लाख यात्री आते थे और पिछले साल 2023 में ये आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया। इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा 16.5 लाख से ज्यादा गया है। इतनी भीषण आपदा के दौरान भी, जिससे आज निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारे व्यापारियों का रोजगार का साधन बढ़ रहा है। जोड़ की यात्रा में हमने उसको सुधारा है। आप लोगों को शुरुआती दिनों में कष्ट उठाना पड़ा है। भविष्य में हम कोशिश करेंगे, इसके लिए हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं। यात्रा प्राधिकरण इसीलिए बना रहे हैं कि अब कोई सुरक्षा की कोई चिंता हमारे आने वाले यात्रियों को न हो। वो लगातार यात्रा करने आए और यहाँ के हमारे व्यापारियों को भी परेशानी न हो। टेंट वाले, उनको भी परेशानी हो, मैं जानता हूँ, लेकिन हमने तय किया है अब हम टेंट 1 साल के लिए नहीं देंगे। आने वाले समय में हम उनको 3 साल के लिए टेंट देंगे। ऐसे अनेक काम है जो यात्रा में हमको सुधारीकरण करना है। घोड़े खच्चर वाले लोग, मोदी जी ने इनको निमंत्रण भेजा कि भाई आप लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं, राम तो तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, आइए। ये नहीं गए क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला था। इनके मन में भय था कि अगर हम राम मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे तो एक वर्ग विशेष इनको वोट नहीं देगा, इसलिए नहीं गए भाइयों बहनों। ये हमने समझना होगा भाइयों बहनों। ये बेटियों को तंदूर में जला देने वाले कांग्रेसियों के कांग्रेस के आज कह रहे हैं कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। आने वाले समय में जो हमारे 6 विधायक यहाँ मंच पर बैठे हैं, इनमें से जो है 2 कम हो जाएंगे। इनकी जगह जो है 2 हमारी मातृशक्ति आ जाएगी। अच्छा, नहीं, ये तो हाँ, एक और मिल जाएगा। तो ये आप कह रहे महिलाओं का सम्मान नहीं करते भाई। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण से आप द्रौपदी मुर्मू जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। हमने उत्तराखंड में भी विधानसभा की अध्यक्ष हमारी महिला है, उनको बढ़ाया है। इसके साथ ही पिछली बार हमने इस क्षेत्र से हमारी पार्टी शैला रानी दीदी को यहां से टिकट दिया और इस बार हमने आशा दीदी को दिया है। भाई बहनों, ये टिकट क्या बताता है कि हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी सरकारी नौकरियों में हमने अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए कर दिया है, क्योंकि कोऑपरेटिव में भी हमने 30% आरक्षण कर दिया है। पंचायतों में पहले से ही हमने कर दिया है। हमारी माताएं बहनें एक क्रांति ला रही हैं। 1 लाख लखपति दीदी बन चुकी है अभी तक उत्तराखंड के अंदर और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी डिमांड हो रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने इसके लिए जो है शुरू किया है। उसमें आप अपने भिन्न सिलाई के, बुनाई के, खाने के तमाम प्रकार के जो आइटम बना रही हैं, उन सबको बाजार मिल रहा है। भाइयों बहनों, लखपति दीदी योजना हो, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, घसियारी कल्याण योजना, नंदा गौरा योजना, ऐसी अनेक योजनाएं आज हम हर तरह की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति कर रही है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान होता तो शैला दीदी उस समय कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होती। भाई बहनों, ये कांग्रेस का पूरा चुनाव झूठ और अफवाहों पर टिका है। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों की जो सच्चाई है वो बच्चे बच्चे को पता चल गई है। 2017 से 12 तक उनके विधायक जी ने किस तरह से काम किया है हमको पता है। मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी अनेक सारे निर्णय, राज्य के अंदर अनेक बड़े निर्णय हमने लिए, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो। और ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है ये हमने आपके आशीर्वाद से बनाया है। आपने 2022 के आम चुनाव में एक मिथक तोड़ा था, आपने एक परिपाटी बदली थी। यहां हर बार चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। 5 साल में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। भाइयों बहनों, एक पहला अवसर है कि आप लोगों ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक समाप्त कर दिया कि यहां बार बार सरकार बदलती है। आपने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा समर्थन दिया और उत्तराखंड में सेवा का अवसर हमको दे दिया। हमने भी आपसे जो वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी का कानून लाएंगे, हमने वो वायदा निभाया है आपसे। हमने कहा ये उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हर घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में देश के अंदर कहीं न कहीं सेवाएं दे रहा है। यहाँ 4 धाम हमारे यहाँ है, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने जो वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा कर दिया और हम बहुत जल्दी इस एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने वाले हैं। क्या चाहे सबसे देश का नकल विरोधी कानून लागू करना हो। आपको पता है नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 नौकरियां हमारे बेटे बेटियों को मिल गई हैं, हमारे भाई बहनों को मिल गई हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जो नकल माफिया हमारे इन नौजवान युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की पूरी तरह से आपके आशीर्वाद से कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। 100 से अधिक माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और मैं आज आप सबसे इस भगवान कार्तिक स्वामी के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हम राज्य की जो हमारी आस्था है, राज्य की हमारा स्वरूप है, उससे खिलवाड़ करने वालों को भी हम किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम जो है एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आएंगे, जल्दी हम भू कानून लाएंगे। बाबा केदार का स्मरण करते हो, वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी
उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं। और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपटा पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए हैं, अनेक कठोर निर्णय लिए हैं। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हमने यह भी कहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है हराड़ी शहर चमोली जनपद में हमने एक बड़ी बैठक करी और हमने कहा सारे अनुभवी लोगों को बुलाकर, जिन्होंने हमारे समाज के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ एक मंथन बैठक करी और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे। भाई एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हर प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप सोचिए एक बार क्या होता था, 2014 में जब आपदा आ गई थी तो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 40,000 तक रह गई थी। उससे पहले के समय में 2 लाख 3 लाख लोग आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के केदार धाम में आने के बाद, ध्यान गुफा में रहने के बाद पूरे देश दुनिया का फिर से केंद्र बाबा केदार का स्थान बना और ये संख्या 2023 में 20 लाख से ऊपर चली गई। और मैं इस साल की भी बात करूं तो इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई है। आपको पता है कितनी भयंकर आपदा थी, 29 स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था, भूस्खलन के कारण से पुल हमारे बह गए थे, उसको त्वरित रूप से बनवाए गए, लेकिन 56 दिन यात्रा में विलंब हुआ, 15 दिन यात्रा देरी से शुरू हुई। वो तो चल हमारे जो उसका तो नक्षत्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, 15 दिन इस बार देर से यात्रा हुई। सब मिलाकर 56 दिन की कम यात्रा होने के बाद भी 16.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने, तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। ये एक बड़ा आंकड़ा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पहले 40,000 की यात्रा चली गई थी, इनके समय में यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई थी। भाइयों बहनों, क्या कोई प्रधानमंत्री यहां ऐसा है
इनकी पार्टी का इतने साल तक 60 सालों तक इनको शासन करने का अवसर मिला, सरकार में रहने का अवसर मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी यहां आए? कभी कोई दूसरा आया क्या? कभी इन्होंने किसी को लाने का प्रयास किया क्या? मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7 बार से ज्यादा केदार बाबा के दर्शन करने आ चुके हैं। और इस बार भी इस बार भी वो आना चाहते थे कि कपाट बंद होने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं आना चाहता हूं। तो मैंने जब उनको कहा कि यहां केदारनाथ का उपचुनाव इस घोषणा हो गई है और यहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो भाइयों बहनों उन्होंने फिर वो इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, आदर्श आचार संहिता में क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना ठीक नहीं होता है, लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, नहीं तो वो हर बार आते हैं, इस बार भी वो आते हैं। तो आप समझिए कि वो क्या केदार बाबा के बारे में उनके मन में किस प्रकार का भाव है। इस प्रकार से आज हमारा चाहे केदार धाम हो चाहे यात्रा मार्ग हो, तेजी से आज तरक्की कर रहा है। और इसी को देखकर हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो अपने समय में कर नहीं पाए। वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं और इस विकास की गति को रोकने के लिए तमाम तरह की अफवाहें उड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी अफवाहों का जवाब मैं अपनी पिछली रैलियों में दे चुका हूं। मैंने उनको उसी समय कह दिया था बाबा की सौगंध खा के मैंने वहां पर बोला था कि ये झूठ बोलते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और जब से मैंने ये बात करी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि इनकी सच्चाई भी जनता के सामने रख दी। जब से मैंने इनको जवाब दिया है तब से इनकी पोल खुली है, तो इनकी कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। इसलिए उषा आशा दीदी तुम रो मत, परेशान मत हो, सब लोग जानते भली भांति लोग समझते हैं, भली भांति जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अपने शासनकाल में इन्होंने अवैध मजारे बनवा दी पूरे उत्तराखंड के अंदर, हली पीली चादरें चढ़वा दी, घुसपैठियों को बुला दिया, लैंड जिहाद को बढ़ा दिया। और आज ये लोग बाबा केदार की बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों आश्चर्य होता है, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है, यात्रा निकालने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, कभी शिला की बात करने लगते हैं। आप भली भांति जानते हैं, कोई यहां से शिला लेकर जाएगा तो उसका चित्र खींचेगा, दिखेगा, कहीं रखेगा। 2 दिन पहले ही हमारे सारे तीर्थ पुरोहितों ने, केदार सभा के लोगों ने सारे अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। भाई बहनों, कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति है, उससे राज्य की डेमोक्रेसी को आज एक संकट पैदा हो गया है, एक चुनौती पैदा हो गई है। हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर अब हम वेरिफिकेशन ड्राइव कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड में जो भी रहने आएगा उसकी जांच कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपके अखबारों में आप देख रहे होंगे कि लगातार जिन्होंने तो पहले से भी भूमि कानून बना हुआ है उस कानून को तोड़ा है, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने भूमि का खरीद फरोख्त की है, अगर वो प्रयोजन नहीं किया है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भूमि सरकार में निहित कर रहे हैं। और हम धर्मांतरण का कड़ा कानून लाए हैं, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई चलाई है। और 5000 एकड़ आपने देखा होगा, 5000 एकड़ जमीन जो अवैध कब्जा किया हुआ था लैंड जिहाद के तहत, उस 5000 एकड़ जमीन को हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है। भाइयों बहनों, यह अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है, अभी आगे चलेगा। भाइयों बहनों, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आपने देखा होगा, आप सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, प्रिंट मीडिया में रहते हैं, जहां भी आपदा आती है मैं वहां स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां जायजा लेता हूं, उनके बीच में जाता हूं, अधिकारियों को भी लेकर जाता हूं। आप सबने 3 माह पूर्व जब यहां आपदा आई थी, 31 जुलाई की मध्य रात्रि को आपदा आई, में सवेरे 4 बजे तक जगा था। लगातार मैं आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से, यहां के अधिकारियों से लगातार बात कर रहा था भाइयों बहनों। और 31 जुलाई को आपदा आई, 1 अगस्त को ठीक 11 बजे मैं, भरत सिंह चौधरी जी और सतपाल महाराज जी यहां हम गुप्तकाशी पहुंच गए थे भाइयों बहनों। मैं लिंचोली पहुंच गया। 16,000 से ज्यादा लोग जो फंसे हुए थे
उनको हमने निकालने का काम किया भाइयों बहनों। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है त्रियुगी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद से लगातार वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पहले उन्होंने रुद्रप्रयाग के चोपता में प्रचार किया, इसके बाद वो दूसरी जगह गए और वहां पर भी उन्होंने आशा नौटियाल के पक्ष में वोट की अपील की है। आपको बता दें कि केदारनाथ में जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने अपनी तरफ से आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस बीच चुनावी प्रचार के दौरान क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुनिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर राजनीतिक महत्व न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ज्यादा है। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने 5 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा है, जबकि दर्जनों विधायक भी लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ में लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि पार्टी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस चुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी ये 20 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केदारनाथ विधानसभा का ये उपचुनाव लगातार राजनीतिक महत्व प्राप्त कर रहा है और इसके नतीजे उत्तराखंड की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमाल संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि जैसे ही यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो जल्द ही इन फैसलों में तब्दील होगी और उत्तराखंड में सरकार भू कानून लाएगी। इसके अलावा उन्होंने लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के भी बात की। उनका कहना है कि जब से बीजेपी की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में आई है तब से न सिर्फ उत्तराखंड का विकास हो रहा है बल्कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, इन तमाम चीजों को लेकर के सख्त कार्रवाई जो है वो बीजेपी सरकार की ओर से की गई है और इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार वो अपने चुनावी प्रचार में जिक्र कर रहे हैं। और अगर देखें हम केदारनाथ उपचुनाव जो हो रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के वर्चस्व की लड़ाई भी है, जिसकी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है और आशा नौटियाल जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो भी लगातार चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री धामी के साथ नजर आ रही है। इस बीच जनता भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी को अपना प्यार और समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो भी धामी सरकार और बीजेपी सरकार पर अपना पूरा भरोसा जता रही है, क्योंकि जहां जहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, बकायदा उन पर फूलों की बारिश की जा रही है और जनता भी उनके सामने खड़ी नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे केदारनाथ उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरी तरीके से यहां पर अपने जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।